हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो टेम्परेचर रेगुलेशन से रिलेटेड है और ये वीडियो है कोल्ड रिलेटेड इंजरीज। व्हेन देयर इज एक्सपोजर टू कोल्ड, बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है और कोल्ड रिलेटेड इंजरीज क्या क्या रिजल्ट होती है, पर्टिकुलरली हाइपोथर्मिया हाइपोथर्मिया एंड फ्रॉस्ट बाइट। इसके ऊपर फर्स्ट ईयर लेवल पे शॉर्ट नोट आ सकती है। इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा होगा बॉडीली रिस्पॉन्सेस टू कोल्ड, यानी कोल्ड एक्सपोजर होने पर क्या क्या फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है बॉडी के अंदर। दूसरा, एक्लिमेटाइजेशन टू कोल्ड, बॉडी कैसे अडाप्ट करती है, अगर कंटिन्यूस एक्सपोजर रहा तो अडाप्टेशन कैसे होता है कोल्ड एटमॉस्फेयर को। और तीसरा, हाइपोथर्मिया या कोल्ड रिलेटेड इंजुरीज। पहला पार्ट है बॉडीली रिस्पॉन्सेस टू कोल्ड, यानी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। तो दो चीजें होती है। एक तो और ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कि जब हम कोल्ड को फेस करते हैं तो बॉडी में हीट जनरेशन ज्यादा होने लगती है और हम उस कोल्ड सिचुएशन को फेस करते हैं। सो इंक्रीज हीट प्रोडक्शन एंड दैट इज मेनली बाय शिवरिंग। जब भी हम कोल्ड को एक्सपोज होते हैं तो देयर इज शिवरिंग, इट्स कॉल्ड शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। और इस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से हीट जनरेट होती है। और दूसरा, डिक्रीज हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से हीट लॉस विल बी प्रिवेंटेड। हीट जनरेट हो रही है बॉडी में और उसको बाहर भी जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखना है। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्यूटेनियस वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इससे ये होता है कि स्किन में जो टेम्परेचर है, स्किन में जो ब्लड फ्लो है, वो डाइवर्ट होके कोर यानी अंदर टिश्यूज के वहां चला जाएगा और स्किन से जो हीट लॉस होना है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्लड डाइवर्टेड फ्रॉम शेल टू द कोर एंड शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ये दो रेस्पॉन्सेस होंगे अक्यूट एक्सपोजर टू कोल्ड होने पर। फिर अगर बॉडी सस्टेन्ड तरीके से अगर कोल्ड को एक्सपोज्ड है तो फिर बॉडी विल बिगिन टू अडैप्ट। आपने देखा होगा कि कोल्ड को एक्सपोज होते ही शुरुआत में शिवरिंग रहती है, लेकिन बाद में शिवरिंग चली जाती है। उस टेम्परेचर को हम उसी टेम्परेचर में है फिर भी शिवरिंग बंद हो जाती है। कैसे? बॉडी इज अडाप्टिंग। सो इसको एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं, एक्लिमेशन कहते हैं या अडाप्टेशन कहते हैं। एंड बेसिकली व्हाट हैपेंस इज शिफ्ट फ्रॉम शिवरिंग थर्मोजेनेसिस टू नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। यानी पहले शिवरिंग से हीट जनरेट हो रही थी और अब एक दो दिन के अंदर अंदर ये शिफ्ट होगा शिवरिंग थर्मोजेनेसिस से नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, यानी हीट प्रोड्यूस होगी बट बाय अदर मींस। और पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इज थायरॉक्सिन। थायराइड हार्मोन लेवल का सिक्रीशन बढ़ना स्टार्ट होगा और ये ऑफ कोर्स बीएमआर बढ़ाएगा और बीएमआर का फॉल आउट होता है हीट जनरेशन। तो इस तरीके से हीट जनरेशन होगी इन द बॉडी और वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी। और अब देखते हैं तीसरा पार्ट जिसके ऊपर शॉर्ट नोट आती है, वो है प्रॉब्लम्स ऑफ कोल्ड एक्सपोजर। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो कोल्ड इंजुरी विच इज लोकलाइज्ड, यानी लोकलाइज किसी टिश्यू में ही कंफाइंड है इंजुरी। और हाइपोथर्मिया इज अ कंडीशन विच इज जनरलाइज्ड, मतलब एंटायर बॉडी इज इन्वॉल्व। और जनरलाइज क्यों? क्योंकि बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो ही फॉल होता है। नॉर्मली 37 डिग्रीज है, वो 35 या उसके नीचे चला जाता है। तो ये कंडीशन ऑफ हाइपोथर्मिया हो गई। ओके, नाउ लोकलाइज्ड कोल्ड इंजुरीज जैसे फिंगर्स को, टोज को होती है, ये 3 टाइप की है: फ्रॉस्ट बाइट, इमर्शन फूट एंड चिल ब्लेन्स। और जनरलाइज पूरी बॉडी की इन्वॉल्वमेंट है तो उसको हाइपोथर्मिया कहते हैं। एक एक करके देखते हैं अभी। कोल्ड इंजुरीज एंड मतलब कि डायरेक्ट इंजुरी टू द टिश्यूज। देखो, हाइपोथर्मिया में कोर टेम्परेचर कम होगा, एंटायर बॉडी इज इन्वॉल्व और इनडायरेक्टली फिर टिश्यूज डैमेज होगी उसकी वजह से। ये जो है वो डायरेक्टली टिश्यू को हर्ट करेगी। कोल्ड टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली टिश्यू को इंजोर करेगा। और इसमें दो टाइप की होती है, या तो फ्रीजिंग या नॉन फ्रीजिंग इंजुरी। फ्रीजिंग मतलब
डायरेक्टली बिकॉज ऑफ द कोल्ड टिश्यू इज फ्रोजन एंड डैमेज्ड, या फिर नॉन फ्रीजिंग यानी कोल्ड की वजह से एक्सेसिव वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, ब्लड फ्लो लॉस हो गया, कम हो गया, बंद पड़ गया, उसकी वजह से इश्चेमिक इंजुरी। तो देखते हैं चिल ब्लेन्स, ये किस में होता है? एक्सपोजर टू कोल्ड एंड वेट, जैसे कि स्विमर्स में अक्सर ये देखा गया है कि कोल्ड वाटर में बहुत देर तक अगर वो स्विमिंग कर रहे हैं, कोई कंपटीशन या ऐसे कोई सिचुएशन है, तो इसकी वजह से जो होते हैं वो चिल ब्लेन्स, ये स्किन के इरप्शंस जैसे होते हैं, रेड और पर्पलिश स्किन लीजन्स दैट आर टेंडर, यानी सिर्फ अपियरिंग रेड और पर्पलिश नहीं, वो टेंडर होते हैं, पेनफुल होते हैं, दे आर पेनफुल बट दे आर शॉर्ट लिव्ड, यानी ब्लड सप्लाई जब इंप्रूव होगा स्किन में तो दे विल डिसअपियर। सो इट्स अ नॉन सीरियस टाइप ऑफ कंडीशन, टेम्पररीली इट ऑकर्स। दूसरी है इमर्शन फूट, यानी फूट अगर इमर्स करके रखा हो, डुबा के रखा हो, या उसको कहते हैं ट्रेंच फूट। ये अक्सर सोल्जर्स में दिखाई देता है, सोल्जर्स को अक्सर वो ट्रेंचेस में खड़े रहना पड़ता है, और इमेजिन कि वहां पे कोल्ड वाटर है, उसमें खड़ा रहना पड़ रहा है घंटों तक, तो ये सोल्जर्स में ये कॉमन है, इमर्शन फूट या ट्रेंच फूट। बट इट इज स्टिल नॉन फ्रीजिंग टाइप ऑफ कोल्ड इंजुरी, यानी टिश्यू फ्रोजन नहीं होती, इश्चेमिक होती है। सो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू कोल्ड एंड डैम्प कंडीशन, गीली कंडीशन, डैम्प मतलब तो ट्रेंच में खड़े रहने पर फूट इज कोल्ड, पैर एकदम ठंडा पड़ जाता है, इश्चेमिक, इश्चेमिया हो जाता है वहां पे, एंड नम्ब, नमनेस आ जाती है फूट में, इट्स नॉन फ्रीजिंग। प्रोबेबल मैकेनिज्म इसका ये बताया गया है कि एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होता है, और उस वजह से वेजोडाइलेशन या वेजोडाइलेटर जो एनो जो रिलीज होना चाहिए वो नहीं हो पाता, और सस्टेन्ड वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन रहता है। ट्रीटमेंट रीवॉर्मिंग, मालूम पड़ते ही तुरंत बॉडी पार्ट को रीवॉर्म करना चाहिए, यानी गर्म करना चाहिए। अच्छा, एक बात याद रखो कि रीवॉर्मिंग शुड बी ऑलवेज ग्रेजुअल, एकदम फड़क से रीवॉर्मिंग नहीं करना चाहिए, वैसे कहा तो दिस कंडीशन बिकम्स इवन मोर पेनफुल, सो रिमेंबर दैट। और तीसरी कंडीशन है फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट का मतलब आप समझते हो, फ्रॉस्ट जो जमा होता है फ्रिज में, तो फ्रॉस्ट बाइट ये देखा गया है माउंटेनियर्स में, जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं ना, उनमें। ये फ्रीजिंग इंजुरी है, अब तक हमने देखी थी नॉन फ्रीजिंग टाइप की, इश्चेमिक टाइप की इंजुरी, ये जो है वो डायरेक्ट टिश्यू को फ्रीज कर देती है और इंजोर करती है। तो डायरेक्ट फ्रीजिंग ऑफ द बॉडी टिश्यूज मोस्टली एक्सट्रीमिटीज में होता है, या ईयर लोब्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, फेस इन्वॉल्व हो सकता है। हाँ, अब एक पॉइंट याद रखना है आपको कि टिश्यू में बी एनेस्थेटाइज्ड बिफोर फ्रीजिंग। पहले बिकॉज ऑफ द नर्व डिस्फंक्शन, टेम्पररी नर्व डिस्फंक्शन, वो टिश्यू एनेस्थेटाइज होती है फ्रीजिंग इंजुरी के पहले, और इसलिए क्योंकि पेन का पता ही नहीं चलता एनेस्थीसिया की वजह से, तो इंजुरी हो रही है वो शुरू में अननोटिस जाने के चांसेस होते हैं। ओके, और टिश्यू इनिशियली इट अपीयर्स पेल, क्योंकि ब्लड सप्लाई एकदम लॉस हो गया है, कट ऑफ हो गया है, तो इनिशियली वो पेल दिखती है, और फिर फ्रोजन एंड हार्ड, फिर वो फ्रीजिंग टाइप की टिश्यू और हार्ड बन जाती है, फ्रोजन एकदम। एंड अगर ये प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर रहा तो देयर विल बी सेल डेथ और नेक्रोसिस होता है, टिश्यू का डेथ की वजह से नेक्रोसिस एंड गैंग्रीन। सो अगर गैंग्रीन हुआ तो एम्पुटेशन may be required. Gangrene is of course a very serious condition, and amputation of that particular toe might be required. ट्रीटमेंट कैसे करोगे? जैसे ही पता चला कि इस तरीके की इंजुरी स्टार्ट हो गई है, तो थॉइंग कहते हैं उसको, थॉइंग, ठंडे पार्ट को, किसी भी ठंडी चीज को थोड़ा गर्मी वार्म तक लाना, इज कॉल्ड एज थॉइंग या रीवॉर्मिंग। और उसके अलावा यानी पेशेंट हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एंड टिश्यू डिब्राइडमेंट, गैंग्रीन अगर हुआ है तो थोड़ा बहुत या टिश्यू की इंजुरी हुई है तो उसको क्लीन करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं टिश्यू डिब्राइडमेंट।
और अब आते हैं सबसे सीरियस कंडीशन। पहले वाली भी सीरियस थी, लेकिन मोस्ट सीरियस एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इज हाइपोथर्मिया। अब तक जो कंडीशंस हमने देखी वो लोकलाइज्ड इंजुरीज थी। दिस विल इन्वॉल्व एंटायर बॉडी, पॉइंट नंबर 1। और इसमें होता क्या है, कोर टेम्परेचर जो है बॉडी का वो 35 के नीचे फॉल होता है। नॉर्मली 37 डिग्रीज है, वो 35 के नीचे चला गया तो इट्स अ वेरी सीरियस कंडीशन। अच्छा, हाइपोथर्मिया के और भी रीजंस होते हैं। कुछ पॉपुलेशन के ग्रुप्स है जिनमें थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म्स ही पहले से अफेक्टेड होते हैं, जैसे कि इन्फंट्स में देखो, न्यूबॉर्न बेबी वो यूटेरस के वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट से निकल के बाहर के कोल्ड एंड ड्राई एटमॉस्फेयर में आ गई होती है डिलीवरी के बाद, और थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म एकदम परफेक्टली फंक्शनिंग नहीं रहेगी। प्लस इन्फंट्स में देयर इज हाई बॉडी सरफेस एरिया टू वेट रेशियो, तो वो हीट जनरेट भी करेगी तो भी हीट लॉस जल्दी जल्दी होता है, और इसलिए ये हाइपोथर्मिया से सफर करने के चांसेस होते हैं। एल्डरली इंडिविजुअल्स, इनमें भी कई बार थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो काम नहीं कर रहे होते प्रॉपरली। हाइपोथायरॉयड इंडिविजुअल्स, ये भी आपको पता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में पीपल आर इनटॉलरेंट टू कोल्ड, क्योंकि कोल्ड को फेस करने पर VMR बढ़ा के हीट जनरेशन करना पड़ता है, तो वो इनमें नहीं हो पाता। और सर्टेन ड्रग्स लाइक फिनोथायाजेंस, ये थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म्स के साथ इंटरफियर करते हैं, और इसलिए वो भी हाइपोथर्मिया से सफर कर सकते हैं। लेकिन हम जिस हाइपोथर्मिया की बात कर रहे हैं वो ये कंडीशन की, मतलब ऐसे कंडीशन की या ऐसे लोगों में जिनमें थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म वाज इंटैक्ट, वो नॉर्मल था, लेकिन स्टिल द पर्सन कुड नॉट कोप अप विद द कोल्ड स्ट्रेस। उसका थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म फेल हो रहा है और उस वजह से हाइपोथर्मिया हो रहा है। पर्टिकुलरली फेलियर ऑफ वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, क्यूटेनियस वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो पा रहा है। तो 3 तरीके के हैं, अक्यूट, सब एक्यूट एंड सब क्रॉनिक। अक्यूट मतलब कोल्ड वाटर में काफी देर तक रहे, जैसे स्विमर्स का हमने देखा। सब एक्यूट मतलब जो थोड़ा ग्रेजुअल है, जैसे कि माउंटेन क्लाइंबिंग, हिल क्लाइंबिंग। और सब क्रॉनिक मतलब ओल्ड पीपल हु आर इमोबिलाइज्ड फॉर क्वाइट सम टाइम, उनमें देखा जाता है। अच्छा, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि रीवार्मिंग जो है ना प्रोसीजर, दैट विल डिफर डिपेंडिंग ऑन विच कैटेगरी इट इज। ओके, ये 2 तरीके का होता है, माइल्ड या सीवियर हाइपोथर्मिया। माइल्ड हाइपोथर्मिया में पेशेंट इज कोल्ड बट ही और शी इज शिवरिंग। सीवियर हाइपोथर्मिया में पेशेंट विल बी कोल्ड बट नॉन शिवरिंग। क्यों? क्योंकि वो मैकेनिज्म्स फेल हो गई है। अच्छा, तो डिहाइड्रेशन होगा, कंफ्यूजन होगा, अटैक्सिया होगा, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठंडी में आपने ट्रेमर्स होते हुए तो देखा ही है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन भी होता है। और सीवियर हो गया तो मसल स्टिफनेस, ऑलमोस्ट लाइक अ राइगर, मसल स्टिफनेस, डिप्रेस्ड कॉन्शियसनेस, एंड क्योंकि ये सिंपैथेटिक फेलियर हो रहा है तो देयर विल बी हाइपोटेंशन एंड ब्रैडीकार्डिया, सिंपैथेटिक सिस्टम का सपोर्ट विड्रॉ हो गया। एक इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट बताता हूं, फॉर एवरी 1 डिग्री फॉल इन कोर टेम्परेचर आर्टीरियल PO2 विल फॉल बाय अबाउट 7%। ये एक एडिशनल पॉइंट है, अगर आप ये लिखते हो तो एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ हाइपोक्सिक सिचुएशन। ओके, दिस हाइपोथर्मिया will be also accompanied by hypoxia. ECG finding, अरिथमियाज, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये तो होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर ECG फाइंडिंग है वेरी पिक्यूलियर ऑफ हाइपोथर्मिया। इट इज कॉल्ड ऑस्बॉर्न्स J वेव। J वेव वेरी टिपिकल ऑफ हाइपोथर्मिया। तो इसमें क्या होता है, एट द जंक्शन ऑफ QRS एंड ST सेगमेंट, QRS कॉम्प्लेक्स और ST सेगमेंट के जंक्शन पे एक ऐसा हम्प, जैसे बफेलो हम्प होता है ना,
वैसा एक हम्प जैसा अपीयर होता है. दिस इज कॉल्ड एज जे वेव, वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाइपोथर्मिया. और एक बहुत ही पिक्यूलियर एंड वेरी ट्रिकी सिचुएशन आपको याद रखनी चाहिए. डायग्नोसिस ऑफ डेथ is very difficult to establish in a hypothermic patient. क्यों? यानी पेशेंट हाइपोथर्मिक है, ये आपने देखा और ट्रीटमेंट भी करना चाह रहे हो, लेकिन क्या पेशेंट अलाइव है, रेस्पॉन्ड कर रहा है, या पेशेंट हैज डाइड, ये एस्टैब्लिश करना बहुत डिफिकल्ट और ट्रिकी सिचुएशन है. क्यों? देखो, हाइपोथर्मिक पेशेंट विल ऑलमोस्ट ऑलवेज दे में अंडरगो कोमा, मतलब वो कोमा में चले जा सकते हैं विथ रिजिड मसल्स. तो सोचो पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, मसल्स आर रिजिड एंड मे अपीयर डेड. इनफैक्ट प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस विल बी एब्सेंट क्योंकि नर्व्स आर नॉट फंक्शनिंग नॉर्मली, तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस एब्सेंट रहेंगे जो कि हम चेक करते हैं जनरली टू कंफर्म द डेथ. और यहां पे हाइपोथर्मिया की वजह से रिफ्लेक्सेस एब्सेंट. कार्डियक एसिस्टोल, इमेजिन हार्ट सिस्टोल में जा नहीं रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ऑलमोस्ट लाइक अ कार्डियक अरेस्ट होता है, कैरोटिड पल्स फील ही नहीं हो रही 1 मिनट के लिए. तो ये सारी सिचुएशंस है और इसलिए हाइपोथर्मिया और वेदर पेशेंट इज अलाइव, हाइपोथर्मिक बट अलाइव, और पेशेंट हैज डाइड, ये एस्टैब्लिश करना इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड ट्रिकी सिचुएशन. एंड फाइनली फिर मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स जो भी कंडीशंस है बॉडी में उसको ट्रीट करना, मतलब रीवार्मिंग, ऑफ कोर्स मतलब पार्ट को बॉडी को रीवार्मिंग करना. उसके अलावा हाइपोक्सिया ट्रीट करना, ऑक्सीजन देना, एसिडोसिस को ट्रीट करना, एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वो भी डिस्टर्ब होता है, डिहाइड्रेशन होता है, उसको भी ट्रीट करना पड़ता है. एंड अरिथमियाज अगर है ईसीजी पे तो उन्हें भी ट्रीट करना पड़ता है. ट्रीटमेंट पार्ट खैर फर्स्ट प्रॉफ लेवल को तो पूछते नहीं है, तो इसको आप शॉर्ट में रख सकते हैं. लेकिन फर्स्ट प्रॉफ लेवल पे ये 2 शॉर्ट नोट्स आ सकती है, एक फ्रॉस्ट बाइट और दूसरा हाइपोथर्मिया, and this content will be good enough to give you full marks.